तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी का या एपीओ का, बिहार एपीओ का वैकेंसी जल्द से जल्द आने वाला है। आप ये ना सोचिए वैकेंसी कब आएगी, आप ये ना सोचिए कि जुडिशरी की वैकेंसी कब आएगी, है ना? तो वो तो आ जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं कि पीटी पास कर लिए फिर सोचे मेंस का पता नहीं, केस चला गया। अब जैसे पिछले बार हुआ था एपीओ में कि कब होगा एग्जाम, नहीं होगा। कुछ लोगों की घर की परिस्थितियां बदल गई, फिनेंशियल कंडीशन खराब हो गए, स्थितियां खराब हो गई क्योंकि बहुत लंबे खींचते हैं ये एग्जाम। तो इन परिस्थितियों में देखिए उसी का होगा जो लगातार तैयारी कर रहा है। अगर वैकेंसी 3 साल भी खींच गई जैसे पिछले बार एपीओ की हुई, तो बहुत लोगों की के हालात बदल गए, स्थितियां बदल गई। और यही कारण हमारे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी जो करीब 10 साल से वकालत कर रहे थे, 15 साल से वकालत कर रहे थे, उनका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया। इवन मेंस में रिजल्ट नहीं आया कुछ लोगों का। तो ये सारी चीजें होंगी। अगर आप ये सोचेंगे कि लंबा खींच रही है वैकेंसी, खास कर बीपीएससी के जो एग्जाम होते हैं जुडिशियरी में तो अभी उतना नहीं खींचे हैं, लेकिन बीपीएससी जो भी एग्जाम लेती है एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव में ही आपके एपीओ आते हैं, तो उसमें लेट हो जाता है। अगर आप ये सोचेंगे कि दूसरे तैयारी कर रहे हैं तो लगातार लगे हुए हम छोड़ दें, तो नहीं होगा। आप कितना भी ब्रिलियंट रहें, क्योंकि ये कंपटीशन है, जो जितना वर्क करेगा उसका रिजल्ट वैसे ही आएगा। अगर 3 साल वैकेंसी चली गई पेंडिंग में, तो ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें उसकी तैयारी, क्योंकि बाकी लोग तो कर रहे हैं, जिनको वो करना है, जिनको सुविधाएं हैं, जो बैठ के तैयारी कर सकते हैं वो तो करेंगे। अगर आप छोड़ देंगे, कुछ दूसरे काम के तलाश करने लगेंगे, कुछ दूसरा काम करने लगेंगे, तो फिर वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी, फिर जिंदगी भर पछताने के अलावा कुछ चारा नहीं रहेगा। तो अभी एपीओ की जो वैकेंसी आने वाली है, आप मैं चाहता हूं कि पिछले बार भी जो हमारे स्टूडेंट्स रहे वो भी इस वीडियो को सुने, और इस बार अगर चांस उन लोगों के हैं तो इस बार पिछली बार वाली गलती ना करेंगे, है ना? क्योंकि जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए सिर्फ इस वजह से सिलेक्ट हुए क्योंकि वो लगे रहे, और जिनका भी नहीं हुआ वो इस वजह से नहीं सिलेक्ट हो पाए क्योंकि उन्होंने तैयारी छोड़ दी थी। तो देखिए इसमें है कि मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जो एक तो हमारे प्रीमियम क्लासेज हैं ही। आप चाहें तो हमारे पे देख सकते हैं, 25,000 का कोर्स है, और 21,000 में ही आपको ये कोर्स उपलब्ध है। ठीक है। तो इन कोर्स मैं प्रयास कर रहा हूँ कि टाइम निकाल सकूं लाइव क्लासेस के लिए, जितनी जल्दी हो सके मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए लाइव क्लासेस शुरू करूंगा। हर कोई कोचिंग अवेल नहीं कर सकता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं जानता हूँ कि फिनेंशियल, मुझे हर कोई एक, लेकिन जिनके पास सुविधा है जो कर सकते हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं समय का नुकसान होता है खुद से तैयारी करने में। आप किसी गाइडेंस में करेंगे तो वो इजी रहता है। ठीक है। तो इसी के सीरीज में मैं आज एक क्लास शुरू कर रहा हूँ, देखता हूँ मैं समय निकाल पाता हूँ कि नहीं, कि मैं कम से कम जो बेयर एक्ट है उसको मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। कुछ वैसे केस लॉज भी बीच में आ जाएंगे, कमेंट्री भी, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा। बट ज्यादातर ये जो कॉस्ट फ्री क्लासेज हैं वो उसमें बेयर एक्ट पर ही हमारा आधारित रहेगा। तो इसको आप देखें कि मैं आज इंडियन एविडेंस एक्ट से शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो वीडियो में देखिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच थोड़े बहुत हो सकते हैं, उसका आप लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन मैंने ये एक तरह से फैसला किया कि एटलीस्ट शनिवार और रविवार को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास लूंगा ही। और इसके अलावा जो कुछ भी वीडियो बन सकता है टाइम मिलने पर वो आपको वीडियो अपलोड होते रहेंगे, उसको देख करके आप उसका फायदा उठाएं। और इसके अलावा इसके साथ जो भी क्वेश्चन वगैरह खास कर दिए हैं उसको जरूर बनाएं। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, कुछ वीडियो भी डालूंगा, या तो लाइव में भी कुछ क्वेश्चंस जो मैं वो कराऊंगा, जिसको आप जुड़ करके आप उसको अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ मेंस के भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं और चलते रहते हैं, यूपीएससी लॉ ऑप्शनल के भी मेंस हमारे यहाँ चलते हैं सालों भर। तो जो भी बच्चे, अभी बहुत बच्चों का इंक्लिनेशन यूपीएससी की तरफ हुआ है, क्योंकि 3 इयर्स का जो है पीरियड आपको दे दिया गया प्रैक्टिस का। तो कुछ बच्चे जो हैं, ऐसे तो दिल्ली में ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी को ऑप्ट करते हैं, बिहार के बच्चे कम होते हैं।
जो यूपीएससी में लॉ ऑप्शनल करें। तो यूपीएससी में जो लॉ ऑप्शनल है वो आपके जुडिशियरी से काफी इजी होता है, क्वेश्चंस भी काफी इजी लेवल के होते हैं, है ना। तो अगर आपको यूपीएससी की तरफ इंक्लिनेशन है तो आप जरूर आप उसको ट्राई करें। लॉ ऑप्शनल आप हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, इसका पूरा फॉर्मेट हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो बिल्कुल उसी लाइन पर यूपीएससी के ही लाइन पर आपको जो टेस्ट सीरीज भी होते हैं उसी लाइन पर आपके लेक्चर्स भी होते हैं। ठीक है। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको आप लोग ध्यान से देखिए। जिसको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो क्लास ज्वाइन ही करें, लेकिन अगर आप लोगों को बैरेक्ट को समझने में परेशानी आती है, उसके इंटेंशन को नहीं समझ पाते हैं, तो आपके लिए ये फ्री लेक्चर्स भी काफी आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज से इंडियन एविडेंस का। ये बेसिकली फोकस होगा आपके एपीओ पर ही फोकस होगा ज्यादातर, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि देखिए ये सारे चैप्टर 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश से शुरू कर रहे हैं। और ये मैं कोशिश करूंगा कि मैं समय निकाल सकूं, एक एक वीडियो कम से कम अपलोड करता रहूं आप लोगों को। ठीक है, ताकि कुछ फायदा आप लोगों को होते रहे। देखिए शॉर्ट टाइटल से शुरू होता है और ये सारे ही एक में इसी तरह के आपको फॉर्मेट मिलते हैं। ठीक है, कि भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 ये कहा जाए। देखिए क्वेश्चन इससे भी बने हुए हैं, है ना। तो अभी तो चूंकि ताजा है इसलिए आपको याद है, कई बार ये लोग भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन इससे भी आए हुए हैं आपके जुडिशियरी एज वेल एज आपके एपीओ एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव में, प्रिलिमिनरी में। इसके अलावा क्या है, जैसे पहले होता था कि भाई जम्मू कश्मीर वगैरह को छोड़कर होता था, लेकिन अभी तो जो है सारे जगह पे आपको ये जो है अप्लाइज ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कोर्ट के सामने। ठीक है, सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग में ये अप्लाई होंगे, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल में भी ये होंगे, बट नॉट इन अफिडेविट्स। अफिडेविट्स में नहीं होंगे, है ना। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो आपको सीपीसी में मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ जानिए कि ये अफिडेविट जो है, बट नॉट टू अफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर। तो ये इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक्सेप्शन कौन सा है। पहला नंबर क्या है, अफिडेविट्स है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सो आप इजी लगे इसे उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, लोग भूल जाते हैं चीजों को, क्यों बहुत ज्यादा आपका सिलेबस होता है ना। तो छोटी छोटी बातें भी कई बार लोग भूल जाते हैं या कंफ्यूज करने लगते हैं। आर्बिट्रेटर, है ना, तो ये आर्बिट्रेटर और एफिडेविट्स पर लागू नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिस। अब जाहिर सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन निकालेगी, पब्लिश करना जरूरी होता है ना कि हाँ भाई इस डेट से ये लॉ एप्लीकेबल होगा। तो ये तीनों जो पॉइंट हैं, ये पहला आपका सेक्शन है जिससे जुड़ा हुआ। तीन ही बातें होती है भाई कि ये भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 कहा जाएगा, पहले इसे मान लीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट था, तो अब है भारतीय साक्षर अधिनियम कहा जाएगा। और कोर्ट मार्शल पर भाई अप्लाई होगा। कोर्ट मार्शल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि कोर्ट मार्शल पर अप्लाई होता है, कोर्ट मार्शल पर होता है। ठीक है, लेकिन आर्बिट्रेटर पर नहीं होगा ये अप्लाई। आर्बिट्रेटर पर नहीं होंगे या एफिडेविट्स पे नहीं होंगे। और गजेट में जब भी छप जाए भाई इस डेट से, है ना, ये लागू होगा, मतलब लागू होगा। तो यही तीन बातें सेक्शन फर्स्ट में हैं। अब देखिए सेकंड में क्या है, डेफिनेशन दिया गया है। सेकंड में क्या है, डेफिनेशन क्लाउज है। ये ऐसे पूछा 2A 2B ऐसे करके पूछ लिए जाते हैं। पहले थोड़ा सा इसका जो फॉर्मेट अलग था, इस बार थोड़ा सा, पहले के फॉर्मेट तो ज्यादा अच्छे थे, सहूलियत था पढ़ने में, इसमें थोड़े से इधर उधर कर दिए गए हैं। तो उसको आप देखें, जैसे कोर्ट है, कोर्ट में क्या क्या आते हैं, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपका ऑब्जेक्टिव में। कौन कौन आएंगे, जजेज आएंगे, मजिस्ट्रेट आएंगे, है ना, और सारे वो व्यक्ति आएंगे, है ना। यहाँ भी आर्बिट्रेटर्स को एक्सेप्शन दिया गया है। लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। अब इसको क्या आप पढ़ेंगे, इसको आप यही पढ़ेंगे, आप देखिए क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ। अब कंक्लूसिव प्रूफ क्या कहता है कि इट मीन्स वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय द अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट। देखिए इन बातों को समझना बहुत जरूरी है कि इस अधिनियम में अगर ये बात क्या है कि एक फैक्ट जो है क्या कर रहा है कि अगर इस अधिनियम में ये बातें कही गई है, क्या कही गई है
कि अगर एक फैक्ट, वन फैक्ट अगर कंक्लूसिव होगा दूसरे फैक्ट का, दूसरे फैक्ट का, तो एक फैक्ट के अगर प्रूव माना हो गया, प्रूव हो जाने पर दूसरा फैक्ट को क्या माना जाएगा? प्रूव्ड माना जाएगा। अब कंक्लूसिव प्रूफ का कॉन्सेप्ट क्या है कि इजियर जो है आपको एसपीडी कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकाल कर देता है। देखिए, इसको समझने के लिए एक उदाहरण मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ए है और बी है, बी मान लीजिए कि वाइफ है ए का, ठीक है। ए ने डिक्लेरेटरी सूट फाइल किया, है ना। तो जहां जिस चीज का डिक्लेरेशन करना रहता है उसमें डिक्लेरेटरी सूट फाइल किया जाता है, जिस चीज जो एग्जिस्ट है उसको साबित करने के लिए। तो ए ने डिक्लेरेटरी सूट किया कि बी इज द वाइफ ऑफ ए, ओके, एंड द जजमेंट केम, द डिक्री केम इन द फेवर ऑफ ए, यस। So later on what happened that after death of D, okay, suppose that D is a person, C survived. So B claimed, okay, B claimed that C is the wife of D. So where is the solution for C? C के लिए क्या, where is the remedy? So C will bring in that declaratory suit, and that declaratory suit will show that she is the wife of A, so she cannot be wife of D. So she is so this is one of the example of conclusive proof, क्योंकि एक साथ ऐसा नहीं होता कि A की भी पत्नी हो और D की भी पत्नी हो। तो कहीं ना कहीं इस बात को प्रूफ होने से ये बात कंक्लूसिवली डिसाइड कर दिया कि B जो है वो D की वाइफ नहीं है। तो इन बातों को आपने देखा। अब देखिए कि आगे क्या है, डिसअप्रूव्ड। देखिए, प्रूव डिसअप्रूव्ड ये सब जो है एक लगातार होते थे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में, लेकिन यहाँ पर थोड़े से अलग अलग कर दिए गए हैं। देखिए, डिसअप्रूव्ड इन रिलेशन टू ए फैक्ट मींस व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, है ना। व्हेन कंसीडर करने के समय, है ना, कोई मैटर कंसीडर किया जा रहा है, वहां पर कोर्ट या तो बिलीव करता है कि कंसीडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस, तो कोर्ट ये कंसीडर करता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। या किसी प्रूडेंट पर्सन के नजर में, देखिए प्रूडेंट पर्सन ऐसा नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट आइंस्टाइन होना चाहिए, एक नॉर्मली जो व्यक्ति जो सीधा साधा साधारण सोच का रखता है, ठीक है, तो उसके भी नजर में अगर वो चीज इस सपोजिशन पर विश्वास करता है कि ये जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये क्या माना जाएगा? डिसअप्रूव्ड माना जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए जैसे कि, ठीक है, अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई फैक्ट जो है ना, वो या तो कोर्ट के नजर में या तो किसी प्रूडेंट पर्सन के नजर में क्या होता है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या माना जाएगा वो? तो डिसअप्रूव्ड माना जाएगा। इसी का अपोजिट कर लीजिए तो अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर दोनों में शक है ना, नाइदर अप्रूव्ड नॉट, है ना, डिसअप्रूव्ड, है ना, तो उसको क्या माना जाएगा? नॉट प्रूव्ड, जो कि आप आगे देखेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बारे में क्या बताया गया है। डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज किसी चीज पर उत्कीर्ण हो, है ना, कोई भी चीज किसी चीज पर लिखा हो। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखिए, एविडेंस एक्ट में जो भारतीय साक्ष्य नियम, उसमें देखिए बातें अलग होती हैं। डिफिनीशन जिस हिसाब से दिया गया है, एज इट इज यू हैव टू इम्प्लीमेंट while reading the sections or
provisions. So it means एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड, देखिए शब्द पर यहाँ पर ध्यान रखना है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेयर इट को बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। और अदरवाइज रिकॉर्डेड, दूसरे तरह से भी रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग मतलब है वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ नहीं है, रिकॉर्डिंग का मतलब है कि चाहे तो आप लिख लें, चाहे आप उत्कीर्ण कर दें, किसी पर इम्बॉस कर दें, एनी फॉर्म अपॉन एनी सबस्टांस बाय मीन्स ऑफ लेटर, एनी सबस्टांस। अब कहिएगा कि अशोक के शिलालेख, हाँ भाई वो भी एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है। लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, तीनों बात बता रहा है। लेटर भी होगा ए बी सी डी डी ई एफ जी एच जो भी है, फिगर्स भी मतलब जो चिन्ह, जो जो चित्र है, और चिन्ह किसी भी तरह से उस पर लिखा गया हो। अच्छा, यहाँ सबसे महत्व इंटेंडेड टू बी यूज, इंटेंशन होना चाहिए उस चीज को लिखने का, which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital record। देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल रिकॉर्ड दोनों ही शामिल हो गया भाई। तो कोई भी चीज ऐसा इरादे से रिकॉर्ड किया जाए किसी भी चीज पर, थिंग्स आर इमटेरियल हियर, इट मे बी एनीथिंग upon which you can ना inscribe things to be intended, so that thing will become a kind of document। अब उदाहरण आप देख लीजिए, ये राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट, है ना। कोई भी आप पत्र बनाते हो, कोई भी चीज बनाते हो तो इंटेंशन रहता है ना उसको बनाने का, वो रिकॉर्ड करने का। वैसे नहीं कि गलती से कुछ लग गया तो आप उसको सबूत में नहीं दिखाने लगे कि हाँ भाई गलती से ये लिखा गया या कुछ हो गया, चिन्ह हो गया या कुछ। जो भी चीजें इंटेंशनली, इफ यू आर इंस्क्राइबिंग और इफ यू आर रिकॉर्डिंग एनीथिंग, है ना, और embossing anything, है ना, then that thing will be a document। So now words intended lithograph, intended words printed lithograph और photograph। lithograph क्या होता है, पत्थर पर उत्कीर्ण हो गया, प्रिंट कर दिया गया, फोटोग्राफ हो गया, they all are documents। A map or plan is also a document। An inscription on a metal plate, metal plate पर जो लिखा आजकल लगवाते हैं ना डॉक्टर इंजीनियर, कोई भी चीज ऐसा जो आपने इंस्क्राइब किया हो किसी मेटल प्लेट पर, दैट इज ऑल्सो ए डॉक्यूमेंट। ए कैरिकेचर, कैरिकेचर मीन फनी काइंड ऑफ, जो है आप स्केच करते हैं, फनी स्केच, है ना, उसको कैरिकेचर कहा जाता है। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ईमेल, सर्वर लोगो, ये सारे चीज जो है ना, क्या हो जाएंगे, ये सारे चीज आपका डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पर लिखा गया है तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए एविडेंस, एविडेंस क्या होता है, एविडेंस मतलब अब यहाँ देखिए कई चीजों को लोग वाइस वर्सा जो है कन्वर्सली प्रयोग करते हैं, बट ऐसा नहीं है। जैसे एविडेंस अलग चीज है, टेस्टिमोनियल अलग चीज है, प्रूफ अलग चीज है। तो एविडेंस, एविडेंस अलग चीज है, प्रूफ अलग चीज है, टेस्टिमोनियल अलग चीज है। तो रिजल्ट ऑफ एविडेंस जो होता है वो प्रूफ होता है, जो रिजल्ट है एविडेंस का उसको कहते हैं प्रूफ। हाँ भाई आप मैट्रिक सर्टिफिकेट ले आओ, ले आए, हो गया प्रूफ, हाँ भाई सही है, ठीक है। टेस्टिमोनियल बेसिकली दे आर काइंड ऑफ ओरल एविडेंस है, टेस्टिफाई किया जाता है ना, टेस्टिमोनी लाया जाता है। तो दे आर डिफरेंट टर्म्स, है ना। नाउ ऑल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली which the court permits or required to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry on such a statement are called oral evidence। अब यहाँ पर देखिए दो, जो एक तो होता है ओरल और दूसरा रिटेन, अब तो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया, ठीक है। तो ओरल एविडेंस क्या है कि जो आपने स्पीक किया, जैसे टेस्टिमोनियल की हमने बात की। सेकंड कह रहा ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड प्रोड्यूस इंस्पेक्शन ऑफ सच कोर्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिटेन डॉक्यूमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंक्लूडिंग, है ना। तो जो भी लिखित फॉर्म में आप ले जाएंगे वो क्या हो जाएगा, रिटेन एविडेंस हो जाएगा वो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा है कि डॉक्यूमेंट क्या है, कि कोई भी चीज इंस्क्राइब हो, कोई भी चीज चाहे लिथोग्राफ्ट हो, फोटोग्राफ्ट हो, है ना, किसी भी चीज पर उत्कीर्ण हो, तो वो सारे डॉक्यूमेंट में आ जाए। तो अगर ऐसा रहा तो वो किस प्रकार का एविडेंस हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्री हो जाएगा। ओरली जो टेस्टिफिकेशन होता है कोर्ट में वो हो जाता है ओरल एविडेंस, ठीक है। अब देखिए फैक्ट का मतलब यहाँ पर समझाया गया। कई बार लोग बातों बातों में भी बोल देते हैं फैक्ट फैक्ट फैक्ट। फैक्ट होता क्या है, देखिए चीजों को पढ़ लेना उसको समझना एक अलग चीज है।
एक साधारण आदमी भी फैक्ट पर कई बातें बोलता है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, लेकिन फैक्ट को वो डिफाइन नहीं कर सकता एक साधारण व्यक्ति, कि एक वकील ही समझ सकता है कि फैक्ट क्या है और क्या फैक्ट नहीं है। तो वो तभी समझ सकता है जबकि बेयर को सही से समझे कि फैक्ट कोई भी चीज, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड। यहाँ पर कीवर्ड क्या है? कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। सेंसेस कितने होते हैं? 5 है ज्ञान इंद्रियां। तो उनके द्वारा जो चीज को आप देख सकें, सुन सकें, है ना, महसूस कर, स्मेल कर सकें, है ना, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? फैक्ट हो जाएंगे। क्या क्या? कोई भी चीज, किसी भी चीज का किसी चीज से रिलेशनशिप, है ना, तो ये जो भी आप सेंसेस से परसीव कर लें वो क्या हो जाएगा? फैक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, ये तो नॉर्मल है जो साधारण पार्लेंस में भी काम करेगा, लेकिन एविडेंस एक्ट में एक अजीब बात क्या है कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। कोई भी ऐसा मेंटल कंडीशन है जिसके बारे में कोई व्यक्ति कॉन्शियस है, कि उसका इंटेंशन क्या है, उसका सोच क्या है, सो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एविडेंस, है ना। अब जैसे इलस्ट्रेशन में आप देख लीजिए कि देर आर सर्टन ऑब्जेक्ट्स अरेंजेड। जैसे पहला चीज जो आपको रिलेट कर सकते हैं कि कोई चीज अरेंज है भाई, टेबल है, टेबल पर किताब था, किताब पर घड़ी था, घड़ी चोरी हो गई, ठीक है। तो इस तरह की बातें आ जाएंगी। दैट ए पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज ए फैक्ट। जो आपने ज्ञान इंद्रियों से सुना, है ना। जैसे रेस गेस्ट में आप देखते हैं गोली चल रही है, कोई बोल रहा है कि फलाना गोली चला रहा है, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ, हाउएवर हियर से एविडेंस, बट इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एविडेंस अंडर रेस गेस्ट, क्योंकि आप सेक्शन 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो बात है, दैट ए पर्सन सेड सर्टेन वर्ड इज ऑल्सो ए फैक्ट। कोई किसी ने किसी बात को कहा, सो दिस इज ऑल्सो ए फैक्ट। इसके अलावा दैट ए पर्सन होल्ड ए सर्टेन ओपिनियन। कोई रेडिकल है, कोई लिबरल है, या कोई ऐसा ओपिनियन रखता है, तो ये एविडेंस में आ सकता है ना। ये चीजें जो है मायने रखती है और ये फैक्ट है, ठीक है। ये इनको फैक्ट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए जी में कहा गया है, अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि फैक्ट इन इशू किस सेक्शन में है भाई, किस में डिफाइन किया है? तो 2G में डिफाइन किया है, जैसे 2 ये जी आप देख रहे हैं, सब सेक्शन। तो फैक्ट इन इशू मीन्स, अब देखिए इशू क्या होता है? इशू का मतलब ही हो जाता है विवाद। इशू मतलब ही विवाद हो जाता है। तो ऐसा फैक्ट जिस पर इशू है, एक व्यक्ति ए कह रहा है कि हाँ भाई ये ऐसे है, बी कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो बी क्या सिद्ध करेगा? बी नहीं कर रहा है तो कहेगा वो है, और ए नहीं कर रहा है, ए कह रहा है तो वो नहीं वाला सिद्ध करेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में यहाँ पर सिद्ध करेंगे। फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स, मीन्स एंड includes, है ना, it means and it will be an exhaustive, any fact from which either by itself or in connection with other facts, either by itself यानी खुद फैक्ट के द्वारा ही या तो दूसरे फैक्ट के कनेक्शन में क्या हो रहा है, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और स्ट्रेंथ ऑफ एनी राइट एंड लाइबिलिटी। यहाँ पर मेन कीवर्ड है एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, एसर्टेड और डिनाइड, है ना। कोई भी राइट और लाइबिलिटी, है ना, किस एक्सटेंट तक का है, किस नेचर का है, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ना। तो किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में ये फॉलो होंगे। मतलब क्या होगा? एक व्यक्ति एसर्ट करेगा, दूसरा डिनाई करेगा। क्या एसर्ट और डिनाई करेगा? राइट को एसर्ट या डिनाई करेगा, लाइबिलिटी को एसर्ट या डिनाई करेगा, डिजेबिलिटी को एसर्ट या डिनाई करेगा। तो ये सारी चीजें जो है फैक्ट इन इशू से संबंधित है। अब आप देखिए यहाँ कुछ उदाहरण जैसे दिया हुआ है इलस्ट्रेशन में, आप देख लीजिए कि ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी। एक्यूजेशन है उस पर केस लगा है कि भैया ए ने बी को मारा है। तो यहाँ पर क्या क्या फैक्ट इन इशू हो सकते हैं? किन किन चीजों पर विवाद होगा? किस पर एक पार्टी असर्ट करेगा और एक डिनाई करेगा? अरे भाई जो गलत किया है वो तो डिनाई ही करेगा ना, और जिसके साथ हुआ, जो विक्टिम करे के साथ हुआ, वो तो असर्ट ही करेगा। अब इसे देख लीजिए, दैट ए काउड बी डेथ, इस बात पर पहले बहस होगी। पहले तो यही कहेगा कि हाँ हमने भाई नहीं मारा, वो कहेगा मारा, उसके सबूत क्या क्या होंगे। ए इंटेंडेड टू, अब देखिए इंटेंशन मेंस रिया बिकम्स इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ थिंग लाइक मर्डर एटसेट्रा, है ना, बिकॉज देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड्स आर आल्सो देयर। तो दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव, अब देखिए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यहाँ पर तो है भाई, यहाँ मिल जाती है थोड़ी बहुत छूट, ठीक है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में अगर मारा है तो यहाँ भी एक बन जाता है। तो इन चीजों पर भी बहस होगी। यानी एक आदमी ऐसा यहाँ भाई ग्रेव है सडन प्रोवोकेशन, दूसरा कहे नहीं, मैंने तो साधारण बात कही थी, ठीक है। फोर जैसे कह रहा है कि दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच काउड बी डेथ वाज ए रीजन ऑफ, ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से गुजर रहा था।
और जब इंटेंशन ही नहीं तो भाई क्राइम भी नहीं होगा। तो इन सारी बातों पर चर्चा होगी, ठीक है। तो आपने देखा कि हम लोगों ने किन किन विषयों पर बात किया, हम लोगों ने ये सारे डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़े, देखिए, है ना, फैक्ट पढ़े, फैक्ट इन इशू पढ़े, एविडेंस पढ़ा। तो ये चीजें काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है और पूछी जाती है ना। तो इनको बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे, इसलिए ध्यान से समझेंगे क्योंकि आगे इन्हीं चीजों पर वर्क होगा और बातें होंगी अगर आप पढ़ेंगे इन चीजों को तो, ठीक है। तो ये आपका पहला एक तरह से हमने एक शुरू किया है, और इसको आप गो थ्रू अगर करेंगे तो बेयर एक्ट तो एटलीस्ट आपका बिल्कुल एक एक चीज आप समझ जाएंगे यहाँ पर जिस तरह से आपको बताया जाएगा। हाँ, इसके अलावा देखिए, बेयर एक्ट ही सिर्फ लॉ में नहीं होता है, इसके अलावा कमेंट्री होता है, इसके अलावा केस लॉ होता है, ठीक है। तो केस लॉ हो सकता है कुछ मैं यहाँ पर चर्चा कर दूं, कुछ कमेंट्री भी चर्चा कर दूं। लेकिन अगर आपको रियल में जो है करने हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे जो कोर्सेज हैं, ठीक है, जुडिशियरी कोर्स देखिए अभी 10 दिन तक और इस पे छूट चलेगा, जो कि लगभग आधे प्राइस पर ये आपको उपलब्ध हो रहा है। तो आप चाहें तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।